तो देखो जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअली जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये दिस इज द एक्चुअली बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो यूज है इनका, ठीक है ना, वो यूज क्या है कि दे आर यूज्ड टू टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अ पर्टिकुलर सोल्यूट। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, ठीक है। तो यहां पर फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको ना हम पाई से इंडिकेट करते हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, वैसे इसका कोई पाई का सिर्फ सिंबल है और कोई इसका रोल नहीं है यहाँ पर। तो थोड़ी सी हम बात करें जैसे यहाँ पर कि सबसे पहले आप ऑस्मोसिस समझते हो क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें उससे पहले हम समझें कि ऑस्मोसिस क्या होता है। बायो वाले तो बता ही सकते हैं आप में से, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ट्रांसफर होता है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करता होता है। आपके पास दर्शिता बायो है? नो सर। बायो वाला है कोई आप में से? सारे नॉन मेडिकल वाली हैं क्या? होगा तो बताएगा, क्यों कोई है भाई? अभी एक साल से मुझे तो पता लग नहीं रहा कि कौन कौन से सेक्शन में है, ठीक है। तो खैर चलो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन मेडिकल वाले नहीं बता सकते इसको। देखिए क्या होता है ऑस्मोसिस। हाँ जी, ऑस्मोसिस क्या होता है? हाँ, आप समझना बात को। एक सिंपल सा, आपने कभी शायद पता नहीं 9th में कि 8th में एक होता है एक्सपेरिमेंट होता है एक छोटा सा, कि या आपने घर में ही देखा होगा कभी, जैसे एक पानी का आपने वेसल लिया, ठीक है, उसमें आपने पानी भर दिया, पानी भर दिया उसके अंदर, एक वेसल के अंदर वाटर भर दिया, उसके अंदर रखी आपने एक किशमिश सिकुड़ी हुई सी, आपने उसके अंदर किशमिश रख दी, ठीक है। अब ये किशमिश जब आप देखेंगे सुबह तक क्या हाल हो जाएगा इसका, क्या होगा इस किशमिश का? सर फूल जाएगी। है ना, ये फूल जाता है ना। तो ये आपको पता है कि ये दिस हैज हैपेंड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये जो है सुबह तक क्या होगी, किशमिश फूल जाएगी आपकी। तो ये क्यों हुआ है? ये क्यों हुआ है? दिस इज हैपेंड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सिंपल सी बात है, आप सब जानते ही हो लगभग, तो बैक ऑफ माइंड में सबको पता ही है, बस सही से कई बार क्या होता है कि हम गलत जवाब ना देते हैं, ऐसी सी हो जाती है, फूल जाती है ना। तो हमने पानी में भिगो के किशमिश खाई हुई है, ठीक है, सभी ने खाई होती है, रात को भिगो के रख दो, सुबह तक ऐसी फूल जाती हैं। सो दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। जो पानी है वो किशमिश के अंदर चला गया, जिस कारण से क्या हुआ कि किशमिश फूल गई। तो ये फिनोमिना ऑस्मोसिस का होता है। तो ऑस्मोसिस है क्या? इट इज द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ, मतलब हम हमारे लेवल पर देखें, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम a solution of lower concentration to a solution of higher concentration। देखिए, एक चीज को आपको समझना होगा यहां पर कि मैंने आपको किशमिश और पानी के बारे में कहा, तो दोबारा समझिए कि किशमिश जो है, जैसे मैंने पानी बनाया और मैंने यहाँ पर जो है रेजिन बनाया, किशमिश बनाई, यहाँ पर वो सिकुड़ी सी किशमिश जो है, उसके अंदर आपको पता है शुगर सिरप है। पानी है कि नहीं है? सिकुड़ी हुई किशमिश में पानी तो है। तो ये जो आपके पास किशमिश है, इसकी कंसंट्रेशन हाई है, मतलब जो है इसमें ज़्यादा सोल्यूट है, शुगर सिरप है एक तरह से इसके अंदर, सॉल्वेंट कम है, ठीक है। ये लोअर कंसंट्रेशन का है। लोअर कंसंट्रेशन में क्या हो गया आपके पास कि अगर आपके पास प्योर वाटर है जी,
the amount of solute is less हाँ, in water. amount of solute is less, तो lower concentration है, amount of solute is less, आपकी बात लिख देते हैं। तो ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट चलता है, लेकिन अभी ये बात नहीं पूरी होती, इसमें आगे आगे क्या आएगा, मान लो इसको अपन अलग करते हैं डायग्राम, तो वैसे ही अपन ने एक इलस्ट्रेटिव बनाया था। इट इज द फिनोमिना ऑस्मोसिस का, इट इज द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ solvent molecules from a solution of lower concentration to a solution of higher concentration through a semi permeable membrane। ये खास बात है। ऑस्मोटिक प्रेशर फिनोमिना को समझने के लिए हमें पहले ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है, ये आपके पास जो है ऑस्मोसिस का फिनोमिना होता है एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट्स की, ये क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, यानी ये जो है कुछ चीजों को तो अपने में से पास, सॉल्वेंट को पास होने देगी, दूसरे को नहीं जाने देगी, ठीक है ना। डिफ्यूजन जैसे होता है, डिफ्यूजन जैसे आपने कोई रूम फ्रेशनर छिड़का तो सारे में फैल गया, दैट इज डिफ्यूजन, ठीक है ना। लेकिन उसका जो है मतलब जो उसमें कोई एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लगती, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की अगर आप बात करेंगे तो ये जो है मतलब प्लांट से भी बनाई जा सकती हैं, एनिमल ओरिजिन से भी बनाई जा सकती हैं। तो मैं इसको एक बार शॉर्ट में एसपीएम लिख दूं अगर, तो एसपीएम कैन बी प्रिपेयर्ड from plants as well as animals। जैसे एनिमल्स में पिग के ब्लैडर से बना सकते हैं, और इट कैन बी सिंथेटिक, जैसे सेलोफेन पेपर होता है वो इस तरह का काम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मैं एसपीएम लिख रहा हूं वैसे, मतलब आपको ध्यान रखना। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, ये जो है मतलब आप समझ लो एक तरह की छलनी है। तो जैसे चाय पत्ती से आप चाय छानते हो तो पत्ती पत्ती रह जाती है, छलनी में से चाय चली जाती है ना, कुछ वैसे ही है कि इसमें से सिर्फ सॉल्वेंट जाता है। तो दैट इज व्हाट यू कॉल ऑस्मोसिस, ठीक है। लेकिन अभी आप समझ सकते हो कि ऑस्मोसिस जो है वो हमारा सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न नहीं है। तो जैसे अब समझते हैं अपने, बेसिकली जो है हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। लेकिन एक बार जरा थोड़ा सा कुछ और एस्पेक्ट्स को देखें, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज और समझने की जरूरत है। एक हाइपोथेकेशन लेते हैं, मतलब एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेते हैं। सपोज करो एक वेसल है, उसके बीच में मैंने एसपीएम लगा रखी है। यहाँ पर मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। इस हिस्से को मैं ए लेबल कर देता हूँ, इस हिस्से को मैं बी लेबल कर देता हूँ, ठीक है। और दोनों में मैंने एक्वस सोल्यूशन भर दिया है, मतलब पानी के अंदर। लेकिन अब की बार क्या है, फर्क क्या है कि इसमें क्या कर रखा है मैंने, ए पोर्शन में 100 ग्राम वाटर है और इसमें 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। दूसरी तरफ जो है उसमें क्या है कि जस्ट टू डिफरेंशिएट अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं, वैसे कोई जरूरी नहीं था। दूसरी तरफ जो है इसमें भी पानी है और इसमें जो है 100 ग्राम वाटर और 50 ग्राम NaCl मिला रखा है इसके अंदर, ठीक है। 100 ग्राम पानी में, जस्ट हाइपोथेटिकल इमेजिनरी है, बीच में एसपीएम है। तो अब आप बताइए कि पहली बात, क्या ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा। पहली बात तो ये कि क्या ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा। Yes, it will occur. होगा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशंस में अंतर है,
इसीलिए इनमें क्या है कि ऑस्मोसिस होगा। अब बात ये आती है कि ऑस्मोसिस कहां से कहां होगा, ए से बी में होगा कि बी से ए में होगा? हैं जी, ए से बी। ए से बी। ए से बी में होगा। क्यों ए से बी में क्यों होगा? सर लोअर कंसंट्रेशन है, बी लोअर हायर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। होता है। बी से भी हो सकता है। क्यों? सर दोनों में वाटर की कंसंट्रेशन तो सेम ही है। ऐसे नहीं होता। आप ऐसे नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है कि कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन की होती है, तो रिलेटिव टू दैट कौन सा सॉल्यूशन पतला है, आप ये समझें। देसी भाषा, बिल्कुल दिमाग में एक विजुअलाइजेशन बनाना है कि कौन सा सॉल्यूशन पतला है और कौन सा गाढ़ा है। A. ठीक है ना? इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं मान लो यहां पर मैं मतलब ये 100 ग्राम पानी 10 ग्राम NaCl वाला, अगर मैं 500 ग्राम पानी और 50 ग्राम नमक ले लूंगा तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। एक और सिचुएशन समझें, एक बात को और समझते हैं। जैसे आपकी बात को अगर अगर आपकी बात सही है, ये बीच में SPM लगाया, ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं, बात समझना। इधर मैंने जो है यहां पर मैंने 100 ग्राम पानी लिया और 50 ग्राम नमक लिया, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने क्या किया कि अगर बढ़ा दिया, इधर मैंने 500 ग्राम पानी कर दिया और उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर 500 ग्राम पानी और 50 ग्राम नमक हो गया, तो क्या ऑस्मोसिस नहीं होगा? नमक दोनों तरफ बराबर बराबर हो गया? नहीं। वाटर का प्रोपोर्शन देखो, बा 50 ग्राम नमक की अगर बात करें तो वाटर का प्रोपोर्शन किस में ज्यादा है? आप इनको बराबर कर लो अगर सोल्यूट को, तो वाटर का प्रोपोर्शन किस में ज्यादा है? ए में ज्यादा है ना। तो ये एक तरह से ए। आप समझ लो जैसे किशमिश फूलती क्यों है, किशमिश के अंदर गाढ़ा सोल्यूशन भरा हुआ है। तो कोई भी चीज जो फ्लो करती है ना, वो ग्रेडियंट के कारण फ्लो करती है। कोई भी चीज अगर फ्लो करती है तो वो अपनी एक किसी किसी पर्टिकुलर वेरिएबल या क्वांटिटी के अंतर के कारण फ्लो करती है। जैसे एयर फ्लो करती है, तो एयर फ्लो करती है फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। उस तरह से मान लो करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। हीट फ्लो करती है फ्रॉम बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वाटर फ्लो करेगा। तो वो जहां पर वाटर हमेशा लेवल के हिसाब से फ्लो करता है, वैसे भी आपने सुना होगा वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, तो जहां वाटर ज्यादा है वहां से कम की तरफ फ्लो करेगा। तो कुल मिला के डाइल्यूट से जो है कंसंट्रेटेड की तरफ फ्लो करेगा। तो इसमें बिल्कुल ऑस्मोसिस होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें ऑस्मोसिस होगा। एंड दिस ऑस्मोसिस इज गोइंग टू टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी। ऑस्मोसिस होगा इसके अंदर, पहली बात। दूसरी बात, आपने टर्म सुनी होंगी हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। यस सर। तो इनमें से कौन सा हाइपरटोनिक और कौन सा हाइपोटोनिक है? कैन यू से दैट? सर पहला बी हाइपरटोनिक है, फिर हाइपरटोनिक बी है और हाइपोटोनिक है। ए हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। A is hypotonic. देखिए सबसे पहले आप बात समझिएगा, टॉनिसिटी क्या होती है। टॉनिसिटी इज कंसंट्रेशन in terms of solute, ठीक है। हाइपर का मतलब क्या होता है? अपन कहते हैं ना बड़ा शरारती बच्चा जी, बड़ा हाइपर है, बड़ा एग्रेसिव है, ज्यादा आधिक्य को, एक्सेस को दिखाने के लिए अपन हाइपर वर्ड यूज करते हैं, ज्यादा के लिए। और हाइपो जो है ना, वो हम जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं तो कमी को बताने के लिए करते हैं, नॉर्मली जो हमारा तरीका रहता है। तो हाइपरटोनिक, अगर हाइपरटोनिक बोल रहे हो, टॉनिसिटी टॉनिक बोल रहे हो, तो इसका मतलब उसमें सोल्यूट ज्यादा है। तो 100 ग्राम पानी में ये जो है आपका ये जो सॉल्यूशन है ये हाइपरटोनिक है। और ये जो है ये हाइपोटोनिक है, टॉनिसिटी कम है इसमें, यानी कि सोल्यूट कम है पर ग्राम सॉल्वेंट, ये हाइपोटोनिक है। बोलो मेरी बात समझ आती? तो अगर डिफाइन करना हो, कल को कोई MCQ आता है कि बताइए भाई ऑस्मोसिस कहां से कहां होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस from a hypotonic
solution to a हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बच्चे बहुत अक्सर गलती करते हैं, हाइपर से हाइपो लिख देते हैं, क्योंकि हमें हमेशा दिमाग में ये आता है भी ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करना चाहिए। दिमाग में होता है भी ज्यादा हाइपर का और हाइपो का मतलब तो दिमाग में हमारे होता है, लेकिन अभी भूल जाते हैं कि वो टॉनिक बोल रहा है वर्ड। टॉनिसिटी कंसंट्रेशन है, बट दैट इज इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के टर्म्स में है। तो जहां सोल्यूट ज्यादा होगा वहां पर सॉल्वेंट कम होगा, और ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये आपको बात सिखाने के लिए मैंने ये जो बात, ये डायग्राम बनाया था। इसी में जो है, अगर अगर दो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन सेम हो तो उनको क्या बोलते हैं? तो उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। हाँ जी, when two solutions have same concentration, they are said to be आइसोटोनिक। उस केस में हम इनको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक बोलते हैं। एंड नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस between isotonic solutions। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में जो है किसी तरह का ऑस्मोसिस नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब मान लो ऑस्मोसिस, मतलब जो मैं बातें बता रहा हूं आप ये मान के चलिए कि ये हमें सारी करनी है, ये हमें सारी करनी है, ये छोड़नी नहीं है आपने, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे छोटे छोटे, क्योंकि हमें क्या है, हर एस्पेक्ट को लेके चलना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जैसे सम एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस, अभी एक बार पहले ऑस्मोसिस की बात करते हैं, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पे चलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सर ऑस्मोसिस। हाँ जी सर, लोअर कंसंट्रेशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट कम हो। क्या बोल रहे हो? सर लोअर कंसंट्रेशन जैसे आपने लिखा ऑस्मोसिस में, तो लोअर कंसंट्रेशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट कम हो। देखो आप एक बात समझो, आपने जितने भी मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े हैं, ठीक है, वो नॉर्मली हमारा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट ही रहता है। जैसे मोलैरिटी है, मोलैरिटी आप क्या बोलते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। mass percentage, mass of solute upon mass of solution into 100, ppm mass of solute upon mass of solution, strength in gram per liter, तो mass of solute। नॉर्मली हम जो कंसंट्रेशन की एक्सप्रेशन देते हैं वो हम सोल्यूट के टर्म्स में देते हैं, हालांकि वो सॉल्वेंट के टर्म्स में भी दी जा सकती है। ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई, मैंने अननेसेसरी जो है आपको मतलब जो है किसी तरह का कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए लिखवाई है मैंने, कि जहां पर कंसंट्रेशन कम होगा, जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा, आप ये समझिए फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन लिक्विड फ्लो करेगा। यानी कि अब आप समझो, जैसे हमने बनाया था पानी था, पानी लोअर कंसंट्रेशन का, हमने साफ साफ बात ही वहां से शुरू करी, और किशमिश हाई कंसंट्रेशन की है। तो कंसंट्रेशन नॉर्मली जो है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हैं, यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट। जैसे अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो सॉल्वेंट का, तो वो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है। ठीक है ना? अगर आप मोलैरिटी चाहो, मतलब अगर आप मोलैरिटी का एक्सप्रेशन देना चाहो, आप सॉल्वेंट के टर्म्स में दे सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लेकिन नॉर्मली हमने एक नॉर्म बना रखा है, जैसे 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 अपने सड़क पे चलने में आप किसी भी साइड चल सकते हो, लेफ्ट या राइट सब सही है,
लेकिन हमने एक नॉर्म बना रखा है टू अवॉइड कंफ्यूजन, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, कि हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड चलना है हमारे देश में। तो वही सीन यहाँ पर है कि हमने एक नॉर्म बना रखा है कि नॉर्मली हम कंसंट्रेटेड जब बोलते हैं इसका मतलब उसमें टॉनिसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि सोल्यूट ज़्यादा होता है। नॉर्मल हाई कंसंट्रेशन का मतलब हमारे पास नॉर्मली जो हम एक नॉर्मल सीधी भाषा में बात करें तो सोल्यूट के टर्म्स में होती है। अगर आपका मन यहाँ पर देखो अल्टरनेटिवली अगर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है तो आप इसमें बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तब आपको वर्ड ऐड करना पड़ेगा। बोलो समझ आई मेरी बात? यस सर। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको ये हमारे एवरीडे लाइफ में ऑस्मोसिस के एग्जांपल्स हैं, हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं, तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको पता है एमसीक्यूज वगैरह भी आते होते हैं, तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो उतना जो है ना बेहतर रहता है। इट्स बेटर टू हैव मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। तो जैसे सम एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस में, जैसे अचार डालते हैं अपने, तो आम को मतलब काफ़ी ज़्यादा नमक वाले सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, उसकी अचार कैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है ना, जो 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 आम में से या जो कैरी अपन डालते हैं उसमें से पानी बाहर आ जाता है और वो सिकुड़ जाती है। तो एक तो किशमिश वाला तो मैंने आपको रेजिन वाला तो एग्जांपल बता ही दिया, रॉ मैंगोज श्रिवल सिकुड़ जाते हैं। व्हेन पिकल्ड इन ब्राइन, अचार बनाते हैं उसका नमकीन पानी में, ब्राइन आपको पता ही है क्या होता है सॉल्ट इन वाटर, है ना, उसको ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, उसके सिवाय जैसे कई फ्लावर्स आते हैं, जैसे आप जो घर में लाके रखते हैं, अपन लाते हैं ना तो वो पानी में रखते हैं तो दोबारा से वो रिवाइव कर जाते हैं, सिकुड़े हुए फूल जो है ना, तो विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव। व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। लिख लिया। इसी तरीके से क्या होता है कि जैसे जो मान लो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं जो, तो ब्लड सेल्स में जो है ना मतलब वो जितना नमक है उसके अंदर वो 0.9% जो है ना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। आवर ब्लड सेल्स contain 0.9% mass by volume of NaCl। तो जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस जो बनाए जाते हैं ना, कहीं आपने देखा छोटी छोटी सी प्लास्टिक में वो सलाइन वाटर बोलते हैं उसको, तो वो जो है मतलब इसका आइसोटोनिक होता है, हमारे ब्लड सेल में इंजेक्शन दिए जाए तो वो 0.9% NaCl होता है, ठीक है ना। 0.9% NaCl के केस में मतलब आवर ब्लड सेल्स कंटेन 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl, सो दे remain intact in 0.9% सलाइन मतलब सॉल्ट वाला सोल्यूशन होता है, 0.9% सॉल्ट सोल्यूशन में इंटैक्ट रहते हैं। तो जो हमारे इंट्रावेनस जो मतलब जो हमारे वेन्स के अंदर इंजेक्शन दिए जाते हैं ना सीधे, उनमें जो मतलब जो यानी ये कह दो आपके जो कंसंट्रेशन होता है ना वो इतना ही होता है, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं अपने कि इंट्रावेनस यानी सीधे वेन्स में डाले जाते हैं जो इंजेक्शंस
have saline solutions that match this concentration. इंट्रावेनस इंजेक्शंस जो होते हैं उनमें ये कंसंट्रेशन होता है. अगर आप ब्लड सेल को, इफ ए ब्लड सेल इज प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, ये क्वेश्चन आते हैं कई बार छोटे छोटे. व्हाट विल हैपन टू अ ब्लड सेल इफ इट इज प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर? क्या होगा बताइए. सर वो फूल जाएगा, है ना. It will get swollen up with. है ना. It will swell and may burst. फूल के फट भी सकता है. और if a blood cell is placed in saline water, जिसकी कंसंट्रेशन जो है ग्रेटर देन मान लो 0.9% मास बाय वॉल्यूम हो, तो वो श्रिंक कर जाएगा, है ना. इट विल श्रिंक. ठीक है. तो ये कई चीजें आती हैं. अब जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अगर आप में से कोई मोटापे से इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है? वेन से आया वेनस. इंट्रा मतलब होता है सीधे वेन्स के अंदर जब डालते हैं ना इंजेक्शंस को, तो उसमें जो सोल्यूशन, जैसे अब वो इंजेक्शन तो आपका पाउडर भी हो सकता है, तो उस पाउडर को जिस सोल्यूशन में मिलाया जाता है, बाजार में जाओगे छोटी छोटी वायल के अंदर पानी सा भरा होता है, तो इंजेक्शन के अंदर जो भी इंजेक्शन है वो साथ में उसके साथ में वो पानी सा मिला के रहता है. तो बेसिकली वो 0.9% सलाइन सोल्यूशन होता है, ताकि वो आपके ब्लड प्लाज्मा ब्लड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन से मैच कर सके. नहीं तो उसमें जाकर वो ऑस्मोसिस कर देगा. भी आप एक चीज और समझो, जैसे ब्लड सेल यहाँ पर ये जो बर्स्ट कर गया ना, इस फिनोमेना को आप क्या बोलोगे? आप जानते होगे वैसे, इसको एक्सोस्मोसिस बोलेंगे. सॉरी, इसको तो बोलेंगे एंडोस्मोसिस. अंदर होगा एस्मोसिस, मतलब उसके अंदर जो है सॉल्वेंट उसके अंदर जाएगा सेल के, और ये जो है एक्सोस्मोसिस कहलाता है. तो आप में से कोई अगर मोटा है ना, तो मोटापा कम करने का एक अच्छा तरीका होता है कि अगर आप अपने खाने में नमक कम कर दो, तो क्या होगा कि खाने में आपके नमक जब ज़्यादा होता है ना, तो वो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा. खाने में ज़्यादा नमक खाओगे तो बॉडी के सेल्स में नमक ज़्यादा जाएगा. नमक ज़्यादा जाएगा तो किशमिश की तरह हो गया आपके ब्लड के बॉडी के सेल्स. तो उसके अंदर क्या होता है कि वो बिल्कुल वही सिचुएशन हो जाती है कि उसमें पानी ज़्यादा रिटेन करता है, आपकी बॉडी पानी को रोक ज़्यादा लेती है, तो वो दैट रिजल्ट्स टू ओबेसिटी. तो ओबेसिटी कम करने का एक बड़ा आसान नुस्खा है कि आप अपने खाने में अगर नमक कम करो, तो दैट कैन लीड टू डिक्रीज इन ओबेसिटी. तो खैर वो काम डॉक्टर से पूछ के करना, बट एक बात बता रहा हूँ आपको, ये एक उपाय हो सकता है. तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये सारी की सारी इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. हाँ जी बोलो. सर ऐसे मींस किसी के ब्लड सेल में NaCl की कंसंट्रेशन थोड़ी कम ज्यादा हो, तो उसके बेसिस पे तो फिर इंजेक्शन जो दिए जाते होंगे वो भी मींस उसके बेसिस पे दिए जाते होंगे ना कंसंट्रेशन के. मींस अगर ज्यादा हो गया तो फिर ऑफ कोर्स या वो श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा, मतलब जो भी केस होगा. देखो पता है क्या होता है, मैं आपको बात बताता हूँ. हमारी बॉडी में एक चीज होती है, उसको मैं बायो से मुझे इतना ध्यान नहीं, मतलब बॉडी में ना हर चीज का बैलेंस मेंटेन करने का एक सिस्टम होता है. हालांकि अपन उस बात पे जाना अभी इस टाइम कोई रिलेवेंस नहीं उसका, क्योंकि मेरे को भी बायो छोड़े खैर ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया. पर ना हमारे शरीर में हर चीज का एक ना काउंटर मैकेनिज्म होता है. हर चीज का एक काउंटर मैकेनिज्म होता है. तो जैसे मान लो, अब मैं आपको बात बताऊं, एक सेकेंड. तो जैसे ना बॉडी, जैसे हमारे शरीर में आपने सुना होगा इंसुलिन सिक्रीट होता है. तो जैसे इंसुलिन सिक्रीट होता है ना, वो क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को डाउन लाता है. तो ऐसे ही एक जो है हार्मोन होता है जो ग्लूकोज लेवल को अप करता है. बॉडी के अंदर का सिस्टम काफी डिफरेंट है, बैलेंस मेंटेन करके रखती है नॉर्मली बॉडी, हर चीज का कम या ज्यादा दोनों. ब्लड जो है
इट्स मतलब वेरी गुड बफर। बफर मतलब जो पीएच को भी जो मेंटेन कर सकता है, कम ज्यादा भी बैलेंस कर लेता है अपने आप को, तो वो मैकेनिज्म्स हैं बॉडी के अंदर, इसीलिए ये हमारे जो है मेंटेन रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, किसी पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, वो जो उसको कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। बट इन जनरल जो है मैं तो आपको वो बता रहा हूँ कि ये कंसंट्रेशन, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर किसी को होगा तो वो तो खैर ऑब्वियसली डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं भी कितना किस हिसाब से उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए क्या है कि ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इन सबको आपने ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस से लिंक्ड अगर कोई भी बात आ जाए, ठीक है, ऑस्मोसिस से लिंक्ड कोई भी इस तरह की अगर चीज आपके पास आ जाए तो जो है ये आपने हर चीज के जवाब दे देने, ठीक है। सर जैसे अपने किशमिश को पानी में रखते हैं, पानी उसके अंदर मूव करता है, तो उसकी जैसे टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता? आएगा ही ना, मिठास में तो कंसंट्रेशन तो बदल ही गई, कंसंट्रेशन तो बदल ही गई। अपने न्यूमेरिकल किया था ना, m1v1 इक्वल टू m2v2 किया था। इसके पीछे लॉजिक क्या है, किशमिश के अंदर जितना जितना सोल्यूट है, मान लो चीनी है उसके अंदर, सुक्रोज है, तो वो तो उतना ही रहा ना उसके अंदर, वो तो चेंज हुआ नहीं, पानी और आ गया तो वॉल्यूम चेंज हो गया उसका, m1v1 इक्वल टू m2v2 वॉल्यूम बढ़ गया, तो मोलैरिटी तो नो डाउट चेंज होगी। जब आप अगर आप किशमिश पानी में भिगोई हुई किशमिश खाओगे रात भर भी, उसके उसमें मिठास आपको कम महसूस होगी, कंपैरेटिवली डाइल्यूट हो जाएगा वो तो होता ही है। ये तो आप घर में ट्राई कर सकते हैं आज ही सही, ठीक है। तो ओके। अब देखिए, अब अपन आते हैं मुद्दे की बात पर। ये सारी चीजें इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सी थ्योरेटिकल बातें बट काम की। अब अपन आते हैं जो मेन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इसकी अपन बात करते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाता हूं, मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की पर्टिकुलरली बात करने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक वेसल के अंदर कुछ सेटअप हमने ऐसा बनाया है कि दो वेसल इस तरह से जोड़े हैं आपस में, ठीक है, दो वेसल्स को ऐसे जोड़ दिया, एक पाइप से जोड़ दिया ऐसे, बीच में यहां पर हमने लगा दी एसपीएम, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन दोनों के ऊपर हमने फ्रीली मूविंग पिस्टन लगाया हुआ है एक, जिससे हम प्रेशर डाल सकें, ठीक है। मेरी आप ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, मेरी भावनाओं को समझा करो। तो एक तरफ तो आपने क्या कर रखा है, एक तरफ आपने ये सपोज कीजिए ये आपने सॉल्यूशन बना रखा है, सॉल्यूशन मतलब इसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक या चीनी आपने कुछ मिला रखा है, दूसरी तरफ भी जो है आपने पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है, और इसमें भी आपने जो है इधर आपने सपोज करो वही जिस मतलब पानी वाला, इस पानी को दिमाग, हालांकि कोई भी आपका लिक्विड हो सकता है यहाँ पर, बट अपन चलो पानी को ही लेके चलते हैं दिमाग में, एक चीज फिक्स तो रहे अपने दिमाग में। तो इधर मान लो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है आपके पास। अब वैसे अगर अपन बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर कितना है, इधर जो भी आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये है, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, मतलब आपका प्रोसीजर शुरू होने से पहले ये दोनों पिस्टन आपके एक ही तरफ, एक मतलब एक बराबर हाइट पर है। नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्या ऑस्मोसिस होगा, क्या ऑस्मोसिस होगा? यस सर। यस सर। कहां से कहां होगा ऑस्मोसिस होगा? सर तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन से सॉल्वेंट, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट। सॉल्यूशन से सॉल्वेंट से सॉल्वेंट की सॉल्यूशन। तरफ है जी, सॉल्वेंट नहीं से सर सॉल्यूशन। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। ये जो है ये आपका सॉल्यूशन जो है ये आपका हाइपरटोनिक है और ये आपका हाइपोटोनिक है, तो आपका ऑस्मोसिस तो इधर होगा ना,
इस ऑस्मोसिस के कारण क्या होता है कि अब आप क्या देखोगे कि ये जो पिस्टन है ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक तरह का आप समझिए यहाँ पर एक प्रेशर पड़ता है, यहाँ पर इस एसपीएम पर जो प्रेशर पड़ता है, दिस इज ड्यू टू ऑस्मोसिस, जो कि आगे एक्सटेंड होगा और वो प्रेशर जो है आपको इस पिस्टन पर देखने को मिलेगा, जो जिस कारण से दिस पिस्टन इज गोइंग टू राइज अप। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रेशर है ना, यही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ये जो प्रेशर होता है, दिस इज व्हाट यू कॉल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको मेजर हम कैसे करते हैं, मतलब वो तो पूरा तो टेक्निक अपने को नहीं जाननी, सर लेकिन क्या, हाँ जी बोलो। सर अगर कोई दो बॉडीज इक्विलिब्रियम वाली हो, मतलब वो इक्विलिब्रियम में हो, तो उस केस में ऑस्मोसिस होगा अगर हमने वहां पे भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई तो? नहीं, ऑस्मोसिस नहीं होगा उस केस में, ओके। नो ऑस्मोसिस अकर्स, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि अब आप समझें तो क्या होता है कि ये जो पिस्टन जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर उठने लगता है, इसको रोकने के लिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है ना, जो कि इस ऑस्मोसिस को जस्ट रोकने के लिए सफिशिएंट हो, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरफ हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेशर जो था वो ऑस्मोसिस के कारण हुआ था। जब सॉल्वेंट इधर से दूसरी तरफ जाने लगा तो ये एसपीएम पर जो प्रेशर डालता है तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो बाय डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उसकी अगर अपन बात करें तो इट इज दैट प्रेशर दैट इज जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मुझे इतना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा कि मतलब पाए जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना मैं अगर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन अगर अपन लिखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर is the pressure that is just sufficient to stop the flow of solvent। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको मेजर करके भी हम जो है, जैसे जो भी आपने सॉल्यूशन वाली साइड में जो भी आपने जो इसमें सोल्यूट मिला रखा होगा, इसमें जो भी आपने सोल्यूट मिला रखा है, इसकी मोलर मास हम पता लगा सकते हैं। अगर मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर पता लग जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किया जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर मेजर करके इसको ऐड करेंगे। तो हालांकि इसको जो है इसकी मेजर करने की टेक्निक वगैरह अपने को करनी नहीं है। तो ये जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इतनी बात आपको याद रखनी है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बात जो ना समझ में आई हो? समझ आ रही मेरी सारी बात? सर हाँ जी। सर वो क्या कहते हैं, जब सॉल्वेंट सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा तब हाँ हम क्या कहते हैं, वो पाई क्या कहते हैं लगा रहे हैं प्रेशर। हाँ हाँ। हाँ, तो क्या कहते हैं वो पी एटमॉस्फेयर प्लस पाई लगेगा या ओनली क्या कहते हैं पाई लगाएंगे? पी तो अपने इसलिए दिखा रहे हैं ना, क्योंकि वो तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वायुमंडल है, वो तो हर जगह ही है ना, वो तो दोनों वेसल के ऊपर ही है। यस सर। तो पहले भी था, अगर आपने ध्यान किया हो, मैंने बात शुरू करने से पहले ही पी एटमॉस्फेयर दोनों पर लिख दिया था, क्योंकि वो तो पहले से ही मौजूद था यस। ना। तो अब जो लगाऊंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले पर, दैट विल बी एटमॉस्फेयर, वो तो है ही है, प्लस मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, एंड दैट प्रेशर जिससे ऑस्मोसिस रुक जाएगा, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैथमेटिकली कोई डेरिवेशन नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो होता है पाई, पाई इज इक्वल टू
CRT। मैथमेटिकली अगर आप बात करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ये फॉर्मूला आता है पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, जहां पर हर चीज का अपना एक मतलब है, यानी कि हर जो क्वांटिटी आप लिख रहे हो उसका अपना एक मतलब है। तो हेयर कोई डेरिवेशन नहीं करना हमने, तो इसलिए सीधे सीधे आपको इसको लिखना है। पाई जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, C जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमने सॉल्यूट डाल के जो हमने उसको बनाया है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ठीक है ना, ये जो है मोलैरिटी आ गई आपके पास। उसके बाद ये जो R है ना, ये R जो है ये एक्चुअली सॉल्यूशन कांस्टेंट कहलाता है। वो बात अलग है कि जो है इसकी वैल्यू जो है इट्स सेम एज गैस कांस्टेंट। आपको ध्यान होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो केल्विन में होता है। ये होता है टेम्परेचर इन केल्विन, उसको एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। इक्वेशन 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर आप एक्सपैंड करोगे तो पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इनटू R इनटू T, या फिर नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इस तरीके से ये भी आपके पास जो है ये रिलेशनशिप दिस कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, M2 निकालने के काम आ सकता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ भी मेमोराइज करना है तो कमिट टू मेमोरी तो ये वाली करनी है आपने। जब आपको जरूरत पड़े आप इसको उस फॉर्मेट में एक्सपेंड करके ले जा सकते हो। ठीक है, सर बाकी सारों में तो मोलैलिटी आ रही थी, इसमें मोलैरिटी कैसे आई? उसका यहाँ पर तो वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो हमें फिर इसके डेरिवेशंस में उसके जवाब मिलते हैं, उसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, ओके सर। अब देखिए जैसे इसमें एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपने। ये लिख लिया कि आपने, मैं नया पेज ले लूं? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर क्यूब of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of the protein
The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. ठीक है, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बात को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे अपने पास, वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का 200 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद सोल्यूट जो है आपका, प्रोटीन जो है उसका मास दे रखा है 1.26 ग्राम्स। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन, टेम्परेचर दे रखा है हमें 300 केल्विन और पाई की वैल्यू दे रखी है 2.57 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बार। आपको M2 पता लगाना है। पहला स्टेप आपने क्या किया, फॉर्मूला डिराइव कर लिया आपने, जो भी मैंने आपको हमेशा बताया कि 3 स्टेप्स में करते होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मूला डेरिवेशन, सॉरी आपका डाटा कलेक्शन। जो भी आपने डेटा है यहाँ पर, पहला स्टेप इज डेटा कलेक्शन। जो इन्फॉर्मेशन है आपने कलेक्ट कर ली, तो उससे क्या होगा कि आपको जो है समझ आने लगे भी पूछा क्या है। मुझे यहाँ साफ दिखने लग गया मुझसे पूछा क्या गया है, मुझे मोलर मास सोल्यूट का निकालना। देन इज फॉर्मूला डेरिवेशन। फॉर्मूला न्यूमेरिकल में बोर्ड एग्जाम में हमेशा दिखाइए कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो आपने दिखाया भी पाई इज इक्वल टू CRT या इट इज इक्वल टू N2RT अपॉन V, या इट इज इक्वल टू N2 की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा W2RT अपॉन M2 इंटू V। ठीक है, अब जो है आप एक बात को समझिए, ये आपने कर दिया फॉर्मूला डेरिवेशन। अब फाइनल स्टेप होता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में क्या जरूरी होता है कि आप जो है सही सही वैल्यू रख के प्लेस करके दिखाओ उसको। तो पाई की वैल्यू है आपके पास 2.57 इंटू यहां लिखता हूं मैं 2.57 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बार। मेरा हमेशा आपसे कहना रहा है कि जब भी वैल्यूज लिखो यूनिट्स के साथ लिखो। तो अब ये क्वेश्चन एक ऐसा है, सिंपल दिखने में क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने यूनिट्स के बगैर वैल्यूज लिखी तो आप कभी भी सही नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है, W2 कितना है, मैं एक एक करके वैल्यूज लिख रहा हूँ, यानी मैंने इस फॉर्मुलेशन में एक एक करके जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो W2 मेरे पास कितना आया, W2 आ गया 1.26 ग्राम्स। R मेरे पास आया 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। उसके बाद टेम्परेचर है मेरे पास जो है 300 केल्विन। उसके बाद मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास जो है मेरे पास कितना है जो सोल्यूट का, ये मुझे पता लगाना है, दिस इज माय टारगेट, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो मेरे पास कितनी है, यहाँ पर मुझे उसको 200 सेंटीमीटर क्यूब लिख रखा है मैंने इसको। ठीक है ना, तो अब जो है मुझे इसको क्या करना पड़ेगा कि इसको मुझे लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है लीटर में होती है। तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, ये तो आप जानते ही हो कि जो है ये बातें मैंने शुरू में बता दी थी कि भाई जो 1 लीटर होता है उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब विल बी 0.2 लीटर्स। तो यहाँ पर मैं इसको जो है 0.2 लीटर लिख देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इन लीटर्स। अब बात शुरू होती है अपनी। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरा मोलर मास यूनिट क्या आनी चाहिए, मोलर मास की यूनिट क्या आनी चाहिए, ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। मगर आप ध्यान से देखोगे तो लफड़ेबाजी है। ये रहा ग्राम, जूल,
केल्विन, चलो केल्विन पर केल्विन तो कट जाएगा, पर मोल क्या करूं? तो अब आप एक बात को समझना, यहाँ पर कुछ चीजें समझने वाली हैं, इसको मैं अब ध्यान से बता रहा हूँ। नीचे लीटर भी बैठा हुआ है। देखिए क्या होता है, जो ये गैस कांस्टेंट तो नहीं है ये, इसको क्या बोलते हैं इसमें, इस केस में अपन इसको सोल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसको ना हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स में हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए R की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एग्री? इसमें से जो जूल है ना, इस जूल को आप लिख सकते हो, इसको, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। इस जूल को आप पास्कल मीटर क्यूब लिख सकते हो। अब वही बात है कि लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको ध्यान होगा जब आप फॉर्मूला लिखते हैं ना उसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, है ना, है ध्यान, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो फिर W का एक और फॉर्मूला लिखते हो, W इज इक्वल टू P डेल्टा P। कुछ ध्यान है? चलो ना सही देख लेना, ठीक है। मान लो ये फॉर्मूला है, यूनिट्स के हिसाब से देखें जरा। वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। ऐसा यूनिट जूल होती है। प्रेशर की क्या होती है? पास्कल। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो ये ध्यान रखना आइंदा के लिए, 1 जूल 1 पास्कल मीटर क्यूब होता है। अगर आपका मन करे तो घर में जब आप फ्री बैठे हो तो आप दोनों को डायमेंशंस में एक्सप्रेस करोगे, तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड mn2t-2 ही आएगा आपके पास। यानी 1 जूल और 1 पास्कल मीटर क्यूब एक ही बात होती है। तो चलो खैर, ये हमारा, ये वैसे मेरा काम नहीं है इस टाइम पर, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना। तो ये जो है, ये इस केस में आपके पास 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल हो जाता है। तो अब इसको जब आप जो है इसको सॉर्ट आउट करें, लेकिन अभी क्या है, इधर इसने बार दिया हुआ है, तो दोनों तरफ पास्कल करूं या दोनों तरफ बार करूं, मुझे ये करना पड़ेगा। और इधर जो है ये चलो मैं ऐसा करूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड इस वैल्यू को मैं बार की जगह पास्कल में कर लेता हूं। एक बार में कितने पास्कल होते हैं, ध्यान है? आगे आगे भागे जी, 10⁵ वेरी गुड। ये बार है ना, इसका मतलब है, इस वैल्यू का मतलब क्या है, इस वैल्यू का मतलब है 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू 1 बार, इसका ये मतलब है। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स, तो इसको 10⁵ पास्कल लिखा जा सकता है। दोनों तरफ क्योंकि आपको कैंसिल आउट करनी पड़ेगी ना भाई, तो दोनों तरफ प्रेशर की सेम यूनिट्स लानी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद ये इज इक्वल टू आया 1.26 ग्राम्स इंटू, अब मुझे क्या करना है, ये 8.314 तो है मेरे पास, ठीक है, ये पास्कल हो जाएगा, ठीक है, ताकि प्रेशर कटे, ठीक है, ये पास्कल हो जाए। अब क्या करना है मुझे, मीटर क्यूब है यहाँ पर, ये मीटर क्यूब और इधर यूनिट जो है ये लीटर है। तो दोनों चीजें, मतलब या तो मीटर क्यूब को लीटर करूं या लीटर को मीटर क्यूब करूं, तो मेरे लिए आसान रहता है कि मैं यहाँ पर जूल की जगह जैसे पास्कल मीटर क्यूब लिखूंगा, तो मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर लूं। तो मैं 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं पता है आपको, बता रखी है बात मैंने, 1000 है ना। ये सब बातें शुरू में जो है ना मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इसी दिन के लिए की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ये 10⁻³ लीटर, पास्कल मीटर क्यूब की जगह पास्कल इंटू 10⁻³ लीटर लिख सकता हूँ, पर केल्विन पर मोल इंटू 300 केल्विन अपॉन m2 इंटू 0.2 लीटर्स। अब देखो, अब आप देखो, ये पास्कल से पास्कल गया, लीटर से लीटर गया, पर केल्विन से केल्विन गया। जब आप मोलर मास निकालोगे तो यूनिट क्या बचेगी आपके पास, ग्राम पर मोल। अब ये चीज जो है ना, ये तभी हो सकती है जब आप यूनिट्स को लेकर, हैं जी क्या कह रहे हो। तो यहाँ पर आपका फिर अब आगे थर्ड स्टेप कैलकुलेशन है, वो आप अगर गलत करते हैं तो वो आपकी गलती है। मेरा काम इतना था आपको बताना, 61022 ग्राम पर मोल इसका आंसर आता है, ठीक है। टाइम ऊपर हो गया मुझे पता है।
सर यूनिट तो ऐसे ये 11th की आ सकती हैं क्या? 11th की कैसे? जैसे ये फॉर्मूला आपने पास्कल मीटर क्यूब या नहीं ऐसे तो ये कन्वर्जन। बता दिया ना, आज मैंने बता दिया, अब हो गया आपको 12th में, ओके सर। हो गया ना 12th में। पहले यस मैं सर। आपको प्रेशर का, वॉल्यूम का और टेम्परेचर के बारे में जानकारी दे चुका हूँ, यूनिट्स के बारे में बताई थी नहीं बताई थी? यस सर बताई थी सर। सारी इसकी कन्वर्जन, सारे इसके जो फॉर्मुलेशन से बता दिए, आज आर के बारे में बता दिए, बात खत्म। ओके ठीक है। सर। सर मॉलिक्यूलर मास इतना बड़ा कैसे आ सकता है? हैं जी? सर 61,000